तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। आज हम एक पुनर्जन्म के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो विशेष रूप से आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हमारे साथ भीषम भाई बैठे हुए हैं और आज जो चर्चा का हमारा विषय है राजा मानसिंह का विषय है। राजा मानसिंह के लिए एक लड़का कहता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है, पहले जन्म में मैं राजा मानसिंह था। क्या ये बातें सही हैं? जैसे कि राहुल भाई आप कह रहे हैं, इस बात को टोटल जो सोशल मीडिया है इस समय एक वायरल मामला बना हुआ है और सभी लोग इस सच्चाई को जानने की कोशिश में है कि ये बात सही है या गलत। जी, आपका प्रश्न वाकई में बहुत गजब का है और आज हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप इतनी दूर से हमारे पास आए हैं जी, तो आपके जो प्रश्न है उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये बात कहूंगा कि हमारे पास अहम सबूत हैं जी, जिनके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो लड़का सही बोल रहा है। जी। तो जैसे क्या सबूत हैं? अभी जो चर्चा का विषय मेन हमारा ये है कि वो लड़का कहता है कि मैं पहले राजा था और राजपाट के मैं सारे काम किया करता था, लड़ाई भी मैंने की है, तलवारबाजी भी मुझे आती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें एक चीज इस तरह से दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि वाकई में ही वो पहले जन्म में कहीं राजा तो नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का, मैं वहां से इसको डिस्क्लोज करूंगा। जी। दरअसल होता ये है कि हमारी जो आत्मा है जिसको हम रूह भी बोलते हैं वो बार बार जन्म लेती है मर्द, मतलब कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म बॉडीज बोलते हैं जी। वो कि इंसान की भी हो सकती है, पक्षी की भी हो सकती है, जी। पशु की भी हो सकती है, लेकिन वो एक फिक्स बॉडी है। जी, कुछ समय उसको मिलता है, उस बॉडी में वो आत्मा रहती है, फिर उसको छोड़कर चली जाती है। आपका कहने का मतलब है आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती। हमारा जो शरीर है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं उसी तरह से आत्मा ये हमारे शरीर को चेंज कर देती है। कभी इंसान के रूप में आ जाती है तो कभी पशु पक्षी के रूप में आ जाती है। और फिर एक चीज और यहाँ पर कि पुनर्जन्म की बातें कैसे याद रह जाती हैं और ये कुछ ही लोगों को क्यों याद रहती है? देखिए, यहाँ पर आपने जो प्रश्न किया है ये बड़ा गजब का है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। दरअसल बात यह है कि जब पुनर्जन्म का मामला आता है तो यहाँ पर मायने रखती हैं स्मृतियां। जी। जैसे कि हमारे पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां हैं, वो हमारी आत्मा जो है उसके साथ चिपक कर सफर करती हैं। और जैसे जैसे हम एक नई बॉडी में आते हैं, ह्यूमन बॉडी में आते हैं, तो उनको वो जो स्मृतियां उस दिमाग में रिस्टोर होती हैं। जी। रिस्टोर होने पर वो व्यक्ति वही बातें बोलने लगता है जो उसके पूर्व जन्म में घटित हुई। जैसे कि अभी हाल में जिस वायरल मामले के बारे में बात कर रहे हो जी, कान्हाराम बैरवा के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही हुआ है। जी, उसके साथ 450 साल पहले जो राजा मानसिंह थे, जी, आमेर के एक राजा, ओके, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से प्रमुख, उनकी सेना के महान सेनापति, 7000 के मनसबदार राजा मानसिंह जी, वो एक छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा होने वाले जो कर्म है वो ये डिकोड नहीं करते कि आपका जन्म किसी व्यक्ति के रूप में होगा या फिर किसी पशु के रूप में होगा। ये डिक्लेयर्ड नहीं है, उनके कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन से तो कर्म किए हैं और अब उनको जो भुगत रहे हैं जन्म के रूप में वो उसी कर्म पे डिपेंड करता है। जी। तो अब कान्हाराम बैरवा 450 साल बाद जब ये लड़का पैदा हुआ है इस घर में जी, और जब ये 2.5 साल का था तब से इन बातों को कहने लगा था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ जी, मैं कान्हाराम नहीं हूँ जी, मैं राजा मानसिंह हूँ जी। वो लगातार अपने परिवार से यही बातें करता रहा, लेकिन परिवार जिसने कभी ये पुनर्जन्म की बातें सुनी ही नहीं वो कैसे यकीन कर रहे? जी। मतलब जैसे किसी फिल्म को आप पहली बार देखें, किसी व्यक्ति को दिखाएं, बिल्कुल फिल्म हो साइंटिफिक या फिर फिक्शन वाली फिल्म हो, उस पर कोई यकीन ही नहीं करेगा क्योंकि वो है लेकिन सबसे अलग। जी। कोई यकीन नहीं करता। जी। इसी तरह से कान्हाराम बैरवा की जो कहानी थी उसमें किसी ने भी यकीन नहीं किया। जी। आज भी लोग बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, आप लोग भी इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास आए हैं। जी। तो हमसे लगातार यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। वो झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं आपसे कहूं कि 2.5 साल का बच्चा जिसको ठीक ढंग से माता, पापा, मम्मी, बुआ ये सब बोलना नहीं आता, जी, उसको ये कैसे पता होगा कि वो राजा मानसिंह है। अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई, एक कोई अच्छे वक्ता है यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है।
इसने शायद कोई धारावाहिक देखी है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2.5 साल का बच्चा, उसको एक धारावाहिक दिखाई जाए, उससे जब ये बातें पूछी जाए कि बेटा तुम्हें ये बात याद हो गई, तो क्या उसको पूरी बात याद हो सकती है? देखो ये भी एक पॉइंट की बात है, पूरी बातें तो हर किसी को याद नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि वो अपने आप को राजा बताता है कि मैं राजा था, और आज भी वो यही कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बिल्कुल। पुनर्जन्म के बहुत सारे केस हमने सुने हैं और बहुत सारे मैंने लोगों को भी बताए पुनर्जन्म के। मैं अपने चैनल पर भी पुनर्जन्म के केस लेकर आता हूँ। कहीं तक पुनर्जन्म की सत्यता के बारे में मैं दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ। पुनर्जन्म होता है, ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन हर किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर जो इस लड़के की बातचीत हो रही है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में और क्या तथ्य हैं आपके पास में जिससे कि हमारे दर्शकों को लगे कि वाकई में ही इसका पुनर्जन्म हुआ है? देखिए, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। राजा मान सिंह और वो बैरवा, यानी कानाराम बैरवा, दोनों एक है या फिर वो आत्मा एक है जो दोनों के शरीर में है? क्योंकि आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होती है जी। हम शरीर में हैं, हम बनते हैं, और फिर हमका हमारा जो है बार बार जन्म मृत्यु ये सब चलता रहता है। बिल्कुल। अब वो है या नहीं, उसके बारे में आप तथ्य से पूछ रहे हैं, तो पहला जो पॉइंट है वो है जी। माता शिला देवी जी, जो कि आमेर में आज भी उनका मंदिर है, और कच्छाप वंश के जितने भी राजा हुए वो माता शिला देवी को पूजते आ रहे हैं। जी। कानाराम बैरवा ने स्पष्ट आवाज में ये बात बोली कि वो उन शिला देवी को पश्चिम बंगाल से लेके आए थे, राजा केदार से, जी, जो कि पूर्वी बंगाल में उस समय राजा थे। और ये वो माता हैं जो कि एक वरदान देने वाली थी, और तंत्र विद्याओं में सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली शिला देवी है जी। क्योंकि वो क्षेत्र है ही तंत्र विद्याओं का, चाहे वो असम हो, बंगाल हो, कोई भी एरिया हो, वो है ही इस चीज के लिए प्रसिद्ध। जी। अब शिला देवी वहां से लेके आए, राजा मान सिंह ने जब वहां पे युद्ध जीते, वो प्रभावित हुए उन बातों को, जब वो केदार को हरा ही नहीं पाए, राजा केदार को बिल्कुल भी पराजित नहीं कर पाए, तब उन्होंने जाकर गुप्त रूप में पूछा कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो पता चला कि इसका मुख्य कारण है शिला देवी जी। फिर शिला देवी को प्रसन्न करने का तरीका पूछा। अब वहां सबसे बड़ी बात यह थी कि शिला देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबली दी जाती थी। अब नरबली वाली बात आई तो राजा मानसिंह खिटक गए, चौंक गए, हैरान हुए कि यार मैं ऐसा क्या दूं जिससे देवी प्रसन्न हो। हालांकि ये सब प्रक्रियाएं हुई भी, और राजा केदार से उनको प्रसन्न करने के बाद ये शिला देवी को लेकर भी आए जी। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन कानाराम बैरवा को माता शिला की पूरी जानकारी है। अच्छा, तो अभी जो जानकारी आप बता रहे हो कि माता की जो मूर्त लेकर आए थे, वहां पे क्या लेकर आए थे वो? ये मैं आपको एक और गजब की जानकारी दे दूं, जो कानाराम बैरवा खुद अपने मुंह से कहता है और लोगों ने सुनी भी है। दरअसल यहाँ पर कानाराम बैरवा एक बात बताते हैं कि जो शिला देवी वो लेके आए थे, उनकी गर्दन टेढ़ी है, देवी की गर्दन टेढ़ी हुई है। तो मतलब एक शिला लेकर आए थे? हाँ, शिला से ही वो मूर्ति बनाई गई थी जी। वहाँ उस समय के जो मूर्तिकार थे उन्होंने शिला देवी का निर्माण किया था। वो पहले शिला रूप में थी जी। देवी जो थी, उनका फिर बाद में रूपांतरण किया गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात उनकी गर्दन टेढ़ी होना, ये मुख्य पॉइंट था। अब ये ऐसा हुआ क्यों जी? पहले बताया गया कि नरबलि दी जाती थी। जब राजा मानसिंह देवी को आमेर लेकर आए, तब भी इन्होंने नरबलि देना जारी रखा। अच्छा। फिर लोगों ने इस बात का खंडन किया, बार बार कहा कि नरबलि देना उचित नहीं है। इन्होंने फिर अगली बार नरबलि की जगह एक बकरे के पशु की बलि दी, और उस पशु की बलि से देवी इतनी अप्रसन्न हुई, उन्होंने जो उनका गर्दन जो चेहरा बिल्कुल सामने था, वो चेहरा ही उन्होंने घुमा लिया, वो रुष्ट हो गई। अच्छा। और इस बात का कानाराम बैरवा खुद जवाब देता है कि ये राजा मानसिंह से ही रुष्ट हुई थी। अच्छा। बाद में तो लोग पता नहीं क्या क्या इतिहास में लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो तो। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्या बलि से माता कभी प्रसन्न होंगे? जिनकी आप पूजा करते हैं जी, जिनको माता कहते हैं, माता शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। माता क्या अपने बच्चे की बलि से प्रसन्न होगी? ये यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बहुत जगह मैंने ऐसा सुना है और बलि का विरोध भी किया है। पहले जमाने में चलता आ रहा था कि भाई बकरे की बलि दो, नर की बलि दो, उस तरह से माता प्रसन्न होंगी। तो क्या माता किसी की बलि देकर
प्रसन्न होंगी? देखिए हर एक चीज के पीछे एक खास विज्ञान है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। जनरली माँ कभी भी किसी भी बच्चे का अहित नहीं कर सकती, क्योंकि माँ एक बच्चे की नहीं है, सभी की होती है जी। और जिनको आप माँ का दर्जा दे रहे हैं, जो पूरे जगत की माँ है, आद्य शक्ति वही तो है, कोई और नहीं है। लेकिन ये मानने का जो कॉन्सेप्ट है हर किसी का अलग अलग है। अब माता शिला देवी की बात मैं जो कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने आपको बताया कि तंत्र विद्याओं में ये सब चीजें चलती हैं। जी। तंत्र विद्याओं में बलि का प्रारूप तैयार किया जाता है और ये है भी। ये जब नहीं अब भी है, लेकिन अब नरबलि बिल्कुल बैन है, 100% बैन है और एक कानून जुर्म भी है। लेकिन अभी भी लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो चोरी छिपे कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं। अब ये तंत्र विद्या का कॉन्सेप्ट है, आप कैसे मना कर दोगे? देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि क्या कोई माँ अपने बच्चे की, जो सबको अपना बच्चा देखती है, भाई ये मेरा बच्चा है, जो भी पूजा करेगा या ना करेगा तो माँ के लिए तो सभी बच्चे समान है। बिल्कुल। तो माँ क्या खुश होगी किसी बच्चे की बलि लेकर या किसी पशु पक्षी की बलि लेकर? क्या कोई माँ खुश हो पाएगी? मेरा सवाल बस सीधा सीधा ये है। मैं आपसे अभी भी आपकी जो बात है उसका स्वागत करता हूँ। साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि कोई भी माँ ऐसे प्रसन्न नहीं होगी। लेकिन हम तंत्र विद्या में तब जाते हैं जब हम जानबूझकर किसी का अहित करते हैं या फिर अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं। तो ये क्या अंधविश्वास है या इससे ऐसा होता भी? देखिए मैं भारत में, हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, हम इन बातों को सीधा और स्पष्ट अंधविश्वास नहीं कह सकते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तंत्र विद्या में सिद्धियां की जाती हैं, सिद्धियां करेंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो कि हमारे आज भी सामान्य जीवन में जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ स्पेशल पाने के लिए तो आपको स्पेशल ही करना पड़ेगा ना। चलिए इस चर्चा को हम दूसरी तरफ वहीं पर लेकर आते हैं। ये हम दूसरी तरफ इस चर्चा को आगे बढ़ाने लगे। अब हमारा वही चर्चा का विषय है कि आगे और कौन से ऐसे सबूत निखर कर जो सामने आए हैं कि जो ये लड़का कह रहा है कि मैं राजा था पहले और आज भी मैं राजा ही हूं, अपने आप को राजा मानता है। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे किस तरह से पंखा लेकर उसकी माँ उसकी हवा करती है। ये क्या है? ये दिखावा है या क्या मानते हैं इसे आप? देखिए कानाराम बैरवा एक सामान्य बच्चा है, गरीब घर का बेटा है, 2 बेटियां हैं बड़ी, उनका पिता इस दुनिया में है नहीं, अकेला वो बच्चा है। अब एक माँ के लिए तो उसका बच्चा सब कुछ है। लेकिन जब बच्चे ने बहुत ज्यादा जिद करी, बताने लगा कि भाई वो कानाराम बैरवा नहीं है, वो राजा मान सिंह है, तो राजाओं की तरह रहता है, उस परिवार में खाना नहीं खाता है, बिल्कुल उसके बर्तन भी अलग रखे हुए हैं, वो अलग तरीके से ही सोता है, टोटली होल जो उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। लेकिन अब वो कानाराम बैरवा की जो सच्चाई है, जो रियल है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारी बातों को सुना होगा, उसने कहा कि उसको याद नहीं है, तो हमने उस एवज में कानाराम बैरवा का PLR सेशन किया। वो ऑनलाइन किया गया, करीब 3 से 4 घंटे का प्रक्रिया थी और बहुत रहस्यमय प्रक्रिया है। इस बात पर बहुत सारे लोग खंडन करते हैं कि PLR हम तो जानते नहीं। एक्चुअल में ये होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को पहचान सकते हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत, और आप जान सकते हैं कि जो आज आप भुगत रहे हो उसकी मुख्य वजह हमारे ही कर्म है। ये कर्म को सही नहीं कर सकता, लेकिन उनको आपको मालूम चल जाएगा कि आप जो भुगत रहे हैं उसकी वजह क्या रही है। तो जब इनका PLR सेशन किया गया, तब जो इनकी रूह ने, जो उनकी आत्मा है, उसने जो बातों का जवाब दिया इनकी स्पिरिट गाइड के साथ, उसने वाकई में हैरान कर दिया सभी को। दरअसल इन्होंने उस बात को भी बताया कि वो कैसे राजा अकबर के महान सेनापति रहे, वो 7000 के मनसबदार भी रहे, वो वहां पर ऐसे रहे जैसे कि खुद राजा हों। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बचपन में ही उनके पिता की सोची समझी साजिश के तहत अकबर के घर पे आ गए थे। अकबर के दरबार में वो 12 साल की उम्र में आ गए थे, सन 1562 में। जी। अब इन बातों को कौन कहेगा? इसके लिए इतिहास के वो पन्ने खोलने पड़ेंगे, जिनको मोस्ट ऑफ लोग तो नकार देते हैं, भाई ये पता नहीं कैसी बात। देखो कुछ बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं, हमारे साथ भी आते हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने का एक प्रोपेगेंडा है कि सोशल मीडिया पर किस तरह से वायरल हुआ जाए, और फिर वायरल होने के बाद आपने देखा है कुछ दिन पहले एक लड़की मोनालिसा करके वायरल हुई थी, आज उसका क्या हाल है वो भी आप सबको पता है, किस तरह से शादी कर रही है क्या है। बाकी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि ये सब का जो भी पूरा का पूरा मामला ना एक रची रचाई साजिश है, उसके तहत वो वायरल होना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आपको इस बात का भी खंडन करके बताऊंगा। दरअसल वो वायरल होना चाहता था, अगर मैंने आपकी कहे अनुसार मैं इस बात को मानता हूँ, तो उसको एक्चुअल में फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। नहीं, वायरल तो हो रहा है वो। नहीं, वो वायरल आपके सोशल मीडिया में, आपके पेज पे हो रहा है, दुनिया के लिए हो रहा है। दुनिया यूट्यूबर्स जो हैं। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जब मोनालिसा वायरल हुई थी, क्या उसके पास पेज था? क्या उसके पास सोशल मीडिया कोई अकाउंट था? कुछ नहीं था। वायरल होने के बाद जब वो लोगों के सामने आती है तो लोगों को उसे पहचानने की में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लोग बाग उसे दूर से पहचान जाते हैं कि मोनालिसा है यार, उस टीवी पर हमने इसको देखा था, वहां पर उस न्यूज चैनल पर हमने देखा था। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश भी हो सकती है, लोग बागों का कहना है इसमें। मैं आपकी बात का ऐसे खंडन करूंगा, वो जो परिवार है ना खानराम बैरवा का, वो इतना गरीब है, 2 वक्त की जो खाना होता है ना, वो भी नहीं जुटा पाते हैं, इतने गरीब हैं। बैरवा परिवार है, ज्यादा धनाढ़ नहीं है, पिता उसका है नहीं, बच्चा है, बहनें हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे कौन कितना पैसा कैसे कमाएगा। लोग गए हैं वहां पर, लगातार वीडियोस बनाई है, और उन वीडियोस को वायरल करके उन लोगों ने पैसे भले कमा लिए, लेकिन किसी ने 10 रुपए नहीं दिए उस परिवार को। वो आज भी ऐसे ही, जैसी स्थिति में वो पहले था, आज भी वैसी है। हाल ही में उस परिवार से जब हमारी बातचीत हुई तो उसने बताया कि साहब हमने तो सभी के हाथ जोड़ दिए, सभी से कह दिया भैया हमारे घर मत आओ, हमें ना तो वायरल होना, ना हमें किसी से कुछ चीज चाहिए जी, ना हमें तो सिर्फ हमारा बेटा चाहिए, हमारे बेटा को बेटा रहने दो, हमें कोई राजा नहीं बनाना, कोई रंग नहीं बनना, हमें कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात एक ही है, हमको हमारा बेटा चाहिए। अब आप बताइए, जिस परिवार के पास फूटी कौड़ी नहीं पहुंच रही हो, वो वायरल होके क्या ले लेगा? किसी ने 10 रुपए नहीं दिए, अपनी वीडियो तो बनाई, बच्चे का टाइम लिया, उनकी जो प्रोपेगेंडा है उस पूरी कहानी बनाने का, न्यूज चैनल्स ने उसको वायरल कर दिया, खुद पैसे कमा लिया और जयराम जी की। तो यहाँ पे आपको लगता है कि उस बच्चे को पैसे देने चाहिए थे? मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो बच्चा है, गरीब है, मदद करनी चाहिए। अच्छा, तो उस एवज में नहीं कि वो वायरल फेस है, नहीं, यदि आप कर सकते हैं तो उसकी मदद करनी चाहिए। जी, आपको सही बताऊं, हम लोगों ने भी कोशिश करी और वो परिवार इतना खुदगर्ज है, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमें किसी से कोई रुपए नहीं चाहिए जी, चाहिए ही नहीं, और हाथ जोड़ दिया कि भैया ऐसा है, हमारे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, फोन पे कोई बात पूछनी तो फोन पे बात कर लो जी, यहाँ आने की कोई आवश्यकता। तो आपने आज जो बात है हमें बताई है कि इस तरह से ये छोटा सा बच्चा जी पहले राजा था, उसने कैसे माता को बंगाल से लेकर आया वो अपने यहाँ पर, और फिर उससे माता रोष्ट भी हो गई, जिस वजह से आज भी माँ की गर्दन जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। बिल्कुल है। तो ये सारी बातें उस बच्चे ने बताई थी? बिल्कुल बताई है। और भी कुछ बताया उसने ये बताया कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई है। कैसे बताया था? अब वो खुद ही बता दिया, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उसी बात को ज्यादा ट्रोल किया। ये कानाराम बैरवा जो बताता है, इसकी जो स्मृति में है, वो स्मृति राजा मानसिंह द्वितीय की है, उनको जयपुर की मंडी में मार दिया गया था। ये स्मृति उसकी याद है उसको जी, लेकिन रियल में नहीं है। जो राजा मानसिंह था उसकी जो जान गई थी वो बहराइच में गई थी जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं, इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के एलिचपुर जगह जो है वहां पर उनकी जान गई थी जी। जब वो दक्कन में अपना राज्य स्थापित करने के लिए वहां पर गए थे। ये है सच्चाई जी। तो यहाँ पर फिर क्या ये बच्चा झूठ बोल रहा है कि मेरी मृत्यु वहां पर हुई थी? देखिए 10 साल का बच्चा है, 2.5 साल से उसको स्मृति याद है। पुनर्जन्म के मामले में आपने देखा होगा कि 2.5 से 3 साल जो इनका प्रीमियम टाइम होता है उस समय उनको उनकी पूर्व जन्म की सारी बातें बखूबी याद होती हैं। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है तो वो स्मृतियां छीन होने लगती हैं, भूलने लगते हैं। वो भूल रहा है। अब लगातार आप जो बातें उसने अब बता दी ना, आप जाइए 2 महीने बाद वो इनको भी नहीं बता पाएगा, और अगर आप 6 महीने बाद जाओगे तो वो उनको भी नहीं बता पाएगा जी। और 2-3 साल अगर बाद गए ना तो वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, बातों को भूलने का कॉन्सेप्ट है। अब बताओ आप कैसे उसको सही और गलत साबित कर सकते हैं? जी। तो आपका कहने का मतलब है जो भी उसे बातें बताई हैं वो बिल्कुल पूर्णतः सत्य हैं? मैं कहता हूं कि पूर्णतः सत्य है। वो लड़का मिथ्या बातें नहीं कर रहा है, बहुत सॉलिड बातें कर रहा है। लेकिन इस बात को जानने के लिए हमने जो पीआर सेशन किया है
उसके तथ्य पर ही हम इस बात को साबित कर रहे हैं। तो दर्शकों को हम कैसे दिखा पाएंगे कि आपने पीएलआर सेक्शन किया है, उसके कुछ प्रूफ आपके पास होंगे? मैं आपको बता दूं कि पीएलआर सेशन जो किया गया वो ऑनलाइन किया गया। रात्रि का समय था, काफी शांत प्रक्रिया थी। हमने जो वहाँ के जो कुछ चुनिंदा लोगों उनको भेजा। पीएलआर सेशन बहुत ही रहस्यमयी बात है, 4-5 घंटे का था। उसमें जो स्मृतियां जो लौट के आती है, आत्मा वाली स्मृतियां, वो बहुत टूट टूट कर आती है, बहुत टूट टूट कर बहुत छोटे छोटे जवाब आते हैं। उनका फिर कॉन्सेप्ट रेडी किया जाता है, तब जाके हम लोग ये बात बता पाते हैं कि आपने ऐसा बोला। अगर मैं वो कहानी सुना दूं लोगों को, 4 से 5 घंटे का वो कॉन्सेप्ट है, लोग कहेंगे ये तो मूर्ख बना रहा है। अब लोगों को क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे भाई, लोगों का क्या है, आप कैसे कह दोगे? तो हमने तो बस उस कॉन्सेप्ट को सही करके लोगों के सामने पेश किया है कि आप चाहे तो उस पर यकीन भी करें, ना भी करें, तो हमारे क्या होता भाई? सही बात, वो तुम्हारे दिमाग का कॉन्सेप्ट है ना, उसको तो आप क्लियर करोगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आज जो हमने पूरा खुलासा आपके सामने रखा हुआ है, राजा मानसिंह आज अब यही भारत में दोबारा से जन्म लेकर आते हैं। आज वो 10 साल का लड़का है। 2.5 साल की उम्र जब उसकी थी तो वो पूरी बातें हर एक को एक एक करके बता रहा था, अपनी माँ को भी बताता था, भाई बहन जो भी हैं उन सबको बताता था, आसपास के जो लोग और भी जाते थे, मीडिया कर्मी हो, सबको वो पूरी बातें एक एक करके डिटेल से बताता था। उसकी बातों को सुनकर परिवार ही डर गया था। परिवार में आज भी दहशत बैठी हुई है, ये बच्चा ऐसी बातें करेगा, इसको जिंदा कौन छोड़ देगा? राजघराने से ऐसी ऐसी सूचनाएं पहुंची उस परिवार में कि इस बच्चे को चुप कर लो, वरना हमको कोई मतलब कि कठोर कदम उठाना पड़ेगा। वो कदम क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज वो कहानी बिल्कुल शांत कर दी गई। तो उनके घर वालों को धमकियां मिली इस बारे में? नहीं, धमकियां मैं नहीं कहूंगा, मैं धमकियां नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई अब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, भले ही वो पुनर्जन्म हो, तो क्या वो राजा मानसिंह है? बिल्कुल नहीं, वो तो कानूराम बेरवा है, वो राजा मानसिंह थोड़ी है। तो इस पुनर्जन्म के जो केसेस हैं, ये तो कुछ मिस्ट्रीज जो होती हैं, कुछ रहस्य जो होते हैं ना, उनको दूर करने के लिए होते हैं। जैसे किसी की जान गई है तो उसने बता दिया कि मेरी जान गई थी ऐसे, ये हादसा हुआ था, ये मैंने उसका कॉन्सेप्ट रहा, उसके पीछे का रहस्य ये है, लेकिन वो रियल थोड़ी है। उसको राजा मानसिंह कैसे मान लेंगे आप? 450 साल पहले उन बातों को कैसे मान लेंगे? वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि बीच में वो कहाँ रहा? बीच अभी तो वो 10 साल का है। वही तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आत्मा लगातार शरीर बदलती है, और वो शरीर बदल के किसी और शरीर में रहा होगा। अब तो कैसे कह दोगे इस बात? तो तब उसे क्या याद नहीं आया? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि हम जब किसी और शरीर में होते हैं ना, तो वहां पर हमारे पास स्मृतियां रिकॉर्ड करने का कोई भी दिमाग नहीं होता। तो मानव शरीर में ही आकर ये होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि बड़े भाग मानस तन पावा। ये जो तुलसीदास जी ने जो लफ्ज कहा है ना कि आप मानव तन जो पा रहे हो, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आप विवेक का और स्मृतियों का वो पुंज बांधते हैं, गट्ठर बांध के आप लेकर भी जाते हैं और फिर दोबारा जन्मते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने उजागर की। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, यहाँ पर जो हमारी चर्चा है वो आप लोगों को कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं, और यहाँ पर अपने कमेंट भी जरूर साझा करके जाएं कि क्या आप लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।